इससे पहले हम लोग सर्कुलर बेंडिंग के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन बीम एक्सिस, धरन के विक्षेपित अक्ष का वक्र। ठीक है, तो धरन के विक्षेपित अक्ष का वक्र में किसी धरन का विक्षेप तथा ढलान ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। एक है डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा है मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मतलब कि दोहरा समाकलन विधि तथा घूर्ण क्षेत्रफल विधि। ठीक है, ये दो विधियां आपके कोर्स में हैं। इन दो विधियों के द्वारा आप किसी बीम के स्लोप मतलब ढलान तथा विक्षेप को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा हम लोग कैंटिलीवर तथा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए विक्षेप तथा स्लोप ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर मूवमेंट एरिया मेथड का अध्ययन करेंगे और उससे फिर कैंटिलीवर तथा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए विक्षेप तथा स्लोप का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉर डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। ठीक है, दोहरे समाकलन विधि के द्वारा किसी बीम का ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करना है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब समान नमन घूर्ण की दशा में धरन का विक्षेप कैसा होता है, वृत्तीय नमन की तरह होता है। ठीक है, जब किसी धरन पर समान घूर्ण पड़े, समान घूर्ण कार्य करे, तब उस धरन का जो विक्षेप होगा एक वृत्तीय नमन, एक वृत्त के आर्क के रूप में होता है। ठीक है, एक वृत्त के चाप के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन जब धरन पर जो नमन गुण असमान रूप से कार्य करे, तब उस दशा में असमान घूर्ण कार्य करे, तो उस दशा में धरन का एक वृत्त का आर्क न होके, एक वृत्त की चाप न होके एक वक्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब धरन का जो विक्षेप होता है वो एक वक्र की तरह होता है। अर्थात यदि धरन को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें तो वो कई वृत्तों के चाप के रूप में होता है और सबको मिलाएं तो एक वक्राकार आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग को अगर एक अलग वृत्त के चाप में मुड़ता हुआ दिखाया जाए तो ये वृत्त भिन्न भिन्न चापों से मिलकर बने एक वक्र की तरह होता है। ठीक है, जिसमें धरन का अक्ष का नमन होता है। ठीक है, तो जब हम एक वक्राकार अक्ष के रूप में हम विक्षेप तथा ढलान निकालते हैं तो उसमें कर्तन बल का विस्थापन बहुत कम होता है, अतः कर्तन बल के मान को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर कर्तन बल के प्रभाव को नगण्य मानकर केवल और केवल नमन घूर्ण के प्रभाव में ही धरन के विक्षेपित अक्ष पर वक्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जो हम कर्व का जो डिफ्लेक्शन होता है, धरन की जो विक्षेपित अक्ष का वक्र होता है, उसमें कर्तन बल को नगण्य मान के केवल नमन को लेकर हम धरन के विक्षेप को ज्ञात करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए OX तथा OY के संदर्भ में एक वक्र APQB एक वक्र लिया गया है। ठीक है, इस वक्र के एक छोटा भाग P तथा Q पर हम क्या करेंगे, धरन के विक्षेप को ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब कि इस वक्र के एक छोटा भाग PQ पर हम विचार करेंगे। ठीक है, APQB हमारा क्या है, वक्र है, धरन का वक्र है। ठीक है, अब इसके P और Q एक छोटा पोर्शन लेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, डेल एस है। ठीक है, एक छोटा पोर्शन P और Q है जिसकी लंबाई है डेल एस। ठीक है, तो हमने OX तथा OY के संदर्भ में एक वक्र लिया है APQB। ठीक है, ये वक्र है जब कोई बीम पर असमान
घूर्ण लग रहा हो तब उसका विक्षेप एक वक्राकार होगा, तो वही वक्र हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो वो वक्र हमारा ए पी क्यू भी। ठीक है, अब इसमें एक छोटा पोर्शन पी क्यू लिया गया है। वैसे तो वक्र ए बी है, ठीक है, इस ए बी वक्र में एक छोटा पोर्शन पी क्यू लिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल एस है। छोटा है तो डेल एस है। ठीक है, अब इस वक्र का, इस छोटे वक्र को आर वृत्त की, ये छोटे वक्र को आर वृत्त का चाप मान लेते हैं जिसका केंद्र क्या है, सी है। मतलब सी से पी की दूरी भी आर और क्यू की दूरी भी आर, क्योंकि ये आर वृत्त का चाप है, ये पी क्यू। ठीक है, तो सी पी और सी क्यू कितना, सी पी और सी पी का मान कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो हमारे पी क्यू की लंबाई कितना है, डेल एस है, और सी पी और सी क्यू की लंबाई कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, मतलब वृत्त की त्रिज्या है। अब बिंदु P तथा Q पर हम स्पर्शी खींचते हैं, तो x पर थीटा, बिंदु P पर जो स्पर्शी खींचा गया है वो x अक्ष से थीटा कोण, और तथा Q पर जो स्पर्शी खींचा गया है वो y x अक्ष पर थीटा प्लस डेल थीटा का एंगल बनाता है। ठीक है, मतलब कि अब माना गया है कि P तथा Q पर वक्र के लिए स्पर्शियां x अक्ष पर क्रमशः थीटा तथा थीटा प्लस डेल थीटा का कोण बनाती है। ठीक है, Q x अक्ष से थीटा प्लस डेल थीटा का, और P x अक्ष से थीटा का कोण बनाती है। ठीक है, तो यही कोण हमारा क्या होता है, ढलान होता है। तो P तथा Q वक्र पर जो ढलान होगा वो क्रमशः कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा टी। तो P तथा Q पर ढलान क्रमशः कितना हो गया, थीटा तथा थीटा प्लस डेल्टा, मतलब P पर ढलान थीटा और Q पर ढलान थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, CP तथा CQ क्या है, वक्र के लिए लंब है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो स्पर्शी खींचा गया उसके लिए क्या है, ये लंब है। स्पर्शी से जो भी एंगल खींचेंगे तो 90 डिग्री का ही होगा। तो CP तथा CQ वक्र के लिए क्या है, लंब है। तो ज्यामिति से CP तथा CQ वक्र पर क्या है, लंब है। तो P तथा Q पर स्पर्शियों के बीच का कोण P तथा Q के लंबों के बीच के कोण का क्या होगा, बराबर। जितना इसके बीच का है, इन लंबों के बीच का कोण होगा, उतना ही इन स्पर्शियों के बीच का कोण होगा। मतलब तो माना कि लंबों के बीच का कोण डेल थीटा है। ठीक है, तो स्पर्शियों के बीच का कोण भी कितना होगा, डेल थीटा होगा। ठीक है, तो P तथा Q के पर स्पर्शियों का कोण P तथा Q पर लंबों के बीच के कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेल थीटा होगा, तो इनके बीच का कोण भी कितना होगा, डेल थीटा होगा। ठीक है, तो हमारा इनके बीच का कोण, लंबों के बीच का कोण हमने माना है कितना, डेल थीटा। छोटा कोण तो डेल थीटा इसको ले लिया। तो हमने बीच का कोण निकाल लिया कितना है, थीटा। तो हम पी क्यू का मान निकालेंगे। तो पी क्यू हमारा क्या है, चाप है। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से। कोण कितना है, डेल थीटा, और त्रिज्या कितना है, आर, ये माना गया है। ठीक है, तो वक्र पी क्यू की लंबाई, मतलब वक्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, डेल थीटा गुणे आर, चाप गुणे त्रिज्या से। ठीक है, तो वक्र की लंबाई कितना माना गया, डेल एस। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल थीटा या आर इंटू डेल थीटा। ठीक है, क्योंकि छोटा है तो हम इसको ds लिख सकते हैं। ds बराबर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो हमने ds बराबर आर डी थीटा ले लिया, इसको समीकरण नंबर 1 कर लिया। अब बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई तथा Q का निर्देशांक x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई लिया गया। ठीक है, माना गया है कि बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई है तथा Q का निर्देशांक x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये हमारा डेल एस जो दूरी है
वो बहुत छोटी दूरी लेंगे तो एक कर्व बना हो कि एक सीधा हो, एक सीधी रेखा मान सकते हैं, क्योंकि ये डेल एक्स जो है वो बहुत छोटा होगा। हम लोग इसमें दिखला रहे हैं लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा तो एक सीधी लाइन होगी, तो एक क्या बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कौन सा? क्यू पी टी। ठीक है, जब ये डेल एस को बहुत छोटा मानते हैं तो डेल एस कर्व बना होगी, एक सीधी रेखा होगी, और तब ये क्या बना देगा, एक समकोण त्रिभुज बना देगा। तो एक समकोण त्रिभुज क्यू पी टी, समकोण त्रिभुज क्यू पी टी से तो समकोण त्रिभुज क्यू पी टी से, क्यू पी टी से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि डेल एस हमारा बहुत छोटा मानेंगे तो ये सीधी रेखा हो जाएगी, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो त्रिभुज क्यू पी टी से। ठीक है, तो क्यू पी टी में मतलब कि कोण P बराबर कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये एक्स से थीटा बना रहा है, तो कोण क्यू पी टी बराबर हो गया थीटा, और समकोण त्रिभुज है क्यू टी पी। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्यू पी टी है, और क्यू पी टी है, और एंगल कितना है क्यू पी टी मतलब कोण टी बराबर कितना है, थीटा। ठीक है, तो इसमें पी टी की लंबाई डेल एक्स है, ठीक है, और टी क्यू की लंबाई डेल वाई। क्यों? क्योंकि बिंदु P तक निर्देशांक x है, जब उससे आगे आते हैं Q पर तो निर्देशांक x प्लस डेल एक्स है, तो दोनों के बीच की दूरी x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स इसकल टू कितना हो जाएगी, डेल एक्स। मतलब PT की वैल्यू हो जाएगी, PT की लंबाई डेल एक्स तथा TQ की लंबाई हो जाएगी डेल वाई। ठीक है, यहाँ तक की निर्देशांक कितना है, y प्लस डेल वाई, Q तक की निर्देशांक y प्लस डेल वाई, और T तक की निर्देशांक y। ठीक है, सॉरी, P तक की निर्देशांक है y, घटाएंगे तो डेल वाई। तो मतलब लंब हमारा आ गया TQ डेल वाई, और आधार आ गया PT डेल एक्स। ठीक है, तो हम टेन थीटा लगा देंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब कि डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि डेल वाई डेल एक्स बहुत छोटा है तो इसे डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसे हम कर लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि विक्षेप हमारा बहुत छोटा आता है। ठीक है, धरन का जो विक्षेप होता है, वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण थीटा का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो धरन का विक्षेप बहुत कम है, और जब विक्षेप कम है तो ढलान भी कम होगा। तो जब धरन का जो विक्षेप है वो बहुत कम माना जाए तो उस समय टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, और डी एस बराबर कितना, डी एक्स हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटी दूरी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी दूरी माना गया है, तो उस समय ढलान हो गया थीटा, और जो डी एस हुई है, वक्र का जो लंबाई है वो डी एस है, तो डी एस बराबर हमने मान लिया डी एक्स। ठीक है भाई, इतना हमें मानना पड़ा। ठीक, अब जब ये मान लिए तो समीकरण 1 और 2 से, अब जब हमने मान लिया तो समीकरण 1 और 2 से जहाँ डी एस है वहाँ डी एक्स रख देंगे। ठीक है, जहाँ समीकरण 1 में डी एस है तो यहाँ पर डी एक्स रख देंगे, और जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर थीटा रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या है, डी एस बराबर आर डी थीटा, तो इसकी जगह पर डी एक्स की जगह डी एक्स रख देंगे, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो समीकरण 1 में जहाँ डी एस है वहाँ डी एक्स रख देंगे, और जहाँ टेन थीटा वहाँ थीटा रख देंगे, तो डी एस बराबर आर डी थीटा समीकरण नंबर 1 से, तो डी एस की जगह डी एक्स रख दिया तो आर डी थीटा हो गया, और टेन थीटा बराबर डी वाई, तो थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसे समीकरण नंबर 4 कर लिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से 1 बाई आर बराबर कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, आर इधर आ जाएगा, डी एक्स नीचे चला जाएगा, तो 1 बाई आर बराबर डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा की जगह हम डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, तो डी डी एक्स, थीटा की जगह डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, तो 1 बाई आर बराबर कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब हम सूत्र बेंडिंग फार्मूला
एम बाई आई बराबर ई बाई आर से 1/r का मान निकालेंगे। तो ये 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, m अपॉन ई आई। ठीक है, तो समीकरण 3 से 1/r बराबर डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। वहाँ पर थीटा का मान रख दिया तो डी 1/r बराबर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर बेंडिंग फार्मूला एम बाई आई बराबर ई बाई आर से 1/r का मान निकालेंगे, और जहाँ पर 1/r है वहाँ पर क्या रख देंगे, एम अपॉन ई आई बराबर 1/r की जगह एम अपॉन ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/r का मान रखा है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम बाई ई आई बना है। इससे मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट बराबर एम बराबर ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही हम समीकरण हमारा क्या है, यही अवकल समीकरण जो डबल है, जो ये हमारा अवकल समीकरण है, यही विक्षेपित धरण के अक्ष का जो वक्र है उसका समीकरण है। ठीक है, मतलब कि ये विक्षेपित वक्र का विक्षेप तथा ढलान का मौलिक सूत्र है। ठीक है, अब इस सूत्र का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा। एक बार अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई प्राप्त होगा। पुनः दोबारा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें विक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब इसका समीकरण नंबर 5 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा m का मान ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये समीकरण नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको जब वो किया, जब इसको अरेंज किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम अपॉन ई आई हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 5 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे एक बार समाकलन करेंगे तो डी एम ई आई डी एक्स होगा। ठीक है, तो जब इसका मान आएगा तो हो जाएगा, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और एम अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ढलान होता है। तो हम इस समीकरण नंबर 5 का एक बार जब इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, ढलान प्राप्त होता है। और जब पुनः इसका हम एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम अपॉन ई आई डी एक्स। ठीक है, तब हमें एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें विक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसी भी धरण का ढलान ज्ञात करने के लिए हमें एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और जब दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे समीकरण नंबर 5 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, विक्षेप प्राप्त होगा। यही हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, इस मेथड का उपयोग करके हम किसी वक्राकार बीम में, वक्राकार अक्ष पर झुके बीम का हम ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड, दोहरे समाकलन विधि के द्वारा कैंटिलीवर बीम तथा सिंपली सपोर्टेड बीमों के लिए हम ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण नंबर 5 है, इसका हमने एक बार इंटीग्रेशन किया तो हमें ढलान प्राप्त हुआ, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हुआ, और जब दोबारा इसका इंटीग्रेशन किया तो वाई प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इस विधि का उपयोग करके, मतलब डबल इंटीग्रेशन विधि का उपयोग करके हम
कैंटिलीवर बीम तथा सिंपली सपोर्टेड बीम पर विक्षेप तथा ढलान का मान ज्ञात करेंगे।